इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सरकार पर साधा निशाना। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर उठाए कई सवाल। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पर कसा तंज, कहा 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में हुआ था पाप। बिहार सीएम की समृद्धि यात्रा पर बोले मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, कहा यात्रा के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनने का मिला अवसर। महाराष्ट्र के उचेपुर गांव में शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध जारी। बार के लाइसेंस को रद्द करने की उठाई मांग। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 पर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कानून पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शासनकाल में बनाया गया था। लेकिन आज केंद्र सरकार ने न केवल संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि एक अधिकार की छीन भी लिया है। जी, इसमें कोई दो बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस कानून के लिए समर्पित थी और बहुत सोच समझ के मनमोहन सिंह जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री भी थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए एक कानून लाया था। बहुत सारी पहल होते हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल मनरेगा था। पूरी दुनिया में जिस प्रकार की गारंटी किसी भी सरकार ने, चाहे अमीर से अमीर, चाहे विकसित से विकसित सरकार ने नहीं दी थी, वो भारत की सरकार ने देशवासियों को उपलब्ध कराई थी। और उसको आप कानून को एक कार्यक्रम में तब्दील कर ले रहे हो। काम करने की सहमति अब राज्य सरकारें नहीं करेंगी, अब केंद्र सरकार करेगी मनरेगा में। यानी संघीय ढांचे पे आपने पूरी तरह से हमला कर दिया कि जो राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में सीधा दखल करके आप ये कह रहे हैं कि अब काम का पूरा सूची हमारे पास आएगा, हम कहेंगे कि काम करना कि नहीं करना और क्या काम करना कि नहीं करना। तो आपने स्वायत्तता, स्वतंत्रता और संघीय ढांचे की मूलभूत संरचना पे आपने घात कर दिया। पैसे इस काम के लिए जो उपलब्ध करा के रखने चाहिए थे कानून के तहत, उसको आपने तोड़ दिया। आपने कहा कि एक मानक, एक स्टैंडर्ड राशि हर राज्य को हम उपलब्ध करा देंगे और उसके ऊपर किसी को यह अधिकार नहीं होगा कि और काम मांगने का जिसका पैसा केंद्र सरकार अब दे, जो पहले था। क्योंकि अब अगर इसके बाद मांग आएगी तो राज्य सरकारें करें। तो आपने तो सारी चीज को तोड़ दिया, पूरी व्यवस्था को। जो एक कानून था जो बहुत ही सफल और टिकाऊ साबित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी का दौर जब आया था, जो बहुत ही ज्यादा कारगर और सफल साबित हुआ था जब कोरोना का दौर आया था। इन समय में ये चीज सिद्ध हो गई थी कि बहुत सोच समझ के मनमोहन सिंह जी के देखरेख में इस कानून को बनाया गया था। एक अत्यधिक विद्वान अर्थशास्त्री की देखरेख में जो मनमोहन सिंह जी थे, इस कानून को बनाया गया था कि जब जब मंदी की स्थिति अर्थव्यवस्था में आती है और बेरोजगारी जब बढ़ेगी, तो मनरेगा जैसा कानून लोगों के हाथ में पैसे उपलब्ध करा के, उस कानून के तहत जहां ये सिर्फ पैसे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, आपको चिन्हांकित अधोसंरचना का भी
मापदंड के अनुसार निर्माण साथ साथ होते रहना है और अर्थव्यवस्था में वो पैसा लग के अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से आगे चलती रहे, उसको आपने भंग कर दिया। एक योजना टाइप हो गई और आपने बोल दिया कि 4 काम में लगने हैं। 283 कामों में पहले मनरेगा का चिन्हांकन था, अब उसमें से आपने 4 प्रकार के कामों को आपने सीमित कर दिया। जल संवर्धन को आपने सीमित कर दिया और वो भी बतौर योजना, ये नहीं कि मनरेगा के माध्यम से जो भी जल संवर्धन होगा उसके लिए जो पैसे लगेंगे हम उपलब्ध कराएंगे। पब्लिक के पैसे का ही उपयोग सरकारें करती हैं, अपने से कुछ दान नहीं देती हैं। तो पब्लिक का पैसा जितना आपको आवश्यक होगा उतना हम उपलब्ध कराएंगे, जितने लोगों को काम की आवश्यकता होगी उस अधोसंरचना के निर्माण के लिए हम उपलब्ध कराएंगे। ये बात उन्होंने तोड़ दी। अपने दायित्व से सीधे सीधे न केवल वो पीछे हो गए, लेकिन जैसा मैंने बताया संघीय ढांचे पे भी साथ साथ उन्होंने वार किया और एक अधिकार को छीना। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में एक पाप हुआ जब नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान पर बहस के दौरान अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से आतिशी को मीडिया के सामने आने से मना कर दिया है। साथ ही कहा कि इस पाप को छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के आदेश पर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं सीएम भगवंत मान से कहना चाहता हूं कि इस पाप में भागीदारी न बने। देखिए, 6 तारीख को दिल्ली की विधानसभा में एक पाप हुआ, एक ऐसा पाप जो देश के किसी भी सदन में कभी नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर उनके सम्मान में एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मार्लेना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मार्लेना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था। और जिस प्रकार से आतिशी मार्लेना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, लापता है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार उनको बोला जब तक सदन चला कि विधानसभा में आकर अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए, लेकिन आतिशी मार्लेना उस दिन के बाद से दिल्ली विधानसभा कभी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई, मीडिया के सामने भी नहीं आई। उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम भाग जाओ और हम पीछे से झूठे मुकदमे करके, साजिशें करके इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा पाप है, ये दबने वाला नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी, हम आपके मुकदमों से नहीं डरते, हम आपके पुलिस के दुरुपयोग से नहीं डरते, और अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार कर लोगे, जेल डाल दोगे, तो हम जेल जाने से भी नहीं डरते। इस मामले में ये आस्था का विषय है, ये सदन की गरिमा का विषय भी है और ये आस्था का विषय भी है। इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, ना इस मामले में हम डरेंगे। कायदे से अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी मार्लेना को बुलाना चाहिए था और आतिशी से कहना चाहिए था माफी मांगो, और पंजाब पुलिस को तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था। जैसे झूठे मुकदमे करे गए हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। भगवंत मान जी, केजरीवाल के चक्कर में अपना धर्म खराब मत करो, अपना आस्था खराब मत करो। आपको राजनीति की जगह राजनीति करिए, लेकिन इस विषय पर मत करिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आतिशी मार्लेना को यह कहना चाहता हूं, भागो मत,
डरो मत, छुपो मत, फरार मत हो, मीडिया के सामने आओ, जनता के सामने आओ। और ये एक पोस्टर है जो आज हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने। जिसने गुनाह किया वो भाग गया, वो छिप गया, वो फरार है, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि विधानसभा का सामना करें। बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया लेकिन वो विधानसभा में नहीं आई। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कैमरों का सामना करें, कि वो जनता का सामना करें, और अपने आप को एकदम गायब कर लिया। असली अपराधी वो है जो गायब है, जो फरार है, जो मिसिंग है, जो लापता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने जनता से बातचीत की और प्रशासन से सुव्यवस्थित करने पर काम किया, साथ ही कई अन्य निर्णय भी लिए गए। तो वहीं अब समृद्धि यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनने का अवसर मिला है। यह यात्रा बिहार को और मजबूत बनाने में भी कारगर साबित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर निकले थे और प्रगति यात्रा में उन्होंने जनता के साथ संवाद और शासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया था। और प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी योजनाओं की घोषणा की थी उस योजना को 15 दिन के अंदर कैबिनेट की बैठक बुला करके और वित्तीय व्यवस्था करने का काम किया और उस योजना की शुरुआत भी हो गई। तो एक तो मुख्यमंत्री जी करीब 20 वर्षों से प्रत्येक वर्ष इसी दिसंबर जनवरी माह में यात्रा पर निकलते हैं और इनका जनता के साथ संवाद और जनता के जो समस्या हैं उनको सुनने का, उनको देखने का मौका मिलता है। तो प्रगति यात्रा में जितनी योजना की घोषणा हुई, एक तो उसके विकास, उसके कितने काम धरातल पर उतरे हैं उसकी समीक्षा करेंगे, साथ साथ बिहार कैसे समृद्ध हो, मजबूत हो, तो इसके लिए भी ये यात्रा जो है बहुत कारगर साबित होगा। जी, तेजस्वी यादव विदेश से लौटे हैं और उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र में तंत्र की जीत हुई है। देखिए, है क्या कि जितनी बड़ी थंपिंग मेजोरिटी से फिर एक बार एनडीए सरकार आई है तो विपक्ष हतोत्साहित है और जो हतोत्साहित लोग होते हैं उसकी भाषा कुछ भी बोलते हैं। मैं विपक्ष के नेता को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, दिन रात बिहार के विकास के लिए काम किया जा रहा है, कानून का राज स्थापित हो रहा है, आप सरकार के कदम में कदम मिलाकर चलिए। जैसे ही आप सरकार का पैर खींचना शुरू कीजिएगा, छोटी छोटी गलतियों को, बिहार की छवि खराब करने का प्रयास कीजिएगा, तो जनता जानती है कि आप जंगल राज के लोग हैं। तो जंगल राज के लोग कितना भी कुछ बोल रहे, आने वाला अकोट में बीजेपी एमआईएम गठबंधन का दूसरा मामला सामने आया है, जहां एमआईएम ने बीजेपी नेता रामचंद्र बरेठिया के बेटे जितेन बरेठिया को अप्रूव्ड कॉर्पोरेटर चुना है। एमआईएम के 5 कॉर्पोरेटरों ने जितेन बरेठिया का समर्थन किया है। इससे पहले बीजेपी और एमआईएम ने अकोट विकास मंच बनाया था, लेकिन विवाद के बाद एमआईएम ने गठबंधन से वॉकआउट कर दिया था। बीजेपी एमएलए प्रकाश भारसाकले ने कहा कि बरेठिया पिता पुत्र का पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि रामचंद्र बरेठिया बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है। नहीं हुई, सब बातें क्लियर होते नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम पार्टी दोनों एक ही पार्टी है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण कि उन लोगों ने एक ही गठ बनाकर भाजपा की सत्ता स्थापित करने की जो बात की थी और उसके बाद में वो लोग अपनी बात से मुकरे। लेकिन आज तो खुलकर आ गया कि एमआईएम के 5 लोगों ने, जो रामू बरेठिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक है, उनके बेटे को वोट देकर ये सिद्ध हो गया कि एमआईएम है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी नहीं, वो खुद ही, वो दोनों एक ही पार्टी है। और जो प्रकाश भारसाकले जब बता रहे हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी का सदस्य नहीं है, तो इनकी हालत भारतीय जनता पार्टी की ऐसी होगी जैसा शतरमुख अपना मुंह छुपाकर रेत में ये समझता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है। सारी जनता इनको देख ली। हिंदुत्व के नाम पे ये वोट मांगते हैं और मुसलमानों को और अक़लियत के लोगों को बुरा बोलते हैं, और आज एमआईएम के साथ में मिलकर ये सत्ता स्थापित करते हैं और अपना स्वीकृत सदस्य भी स्थापित कोशिश करते हैं बनाने की। तो एमआईएम और बीजेपी दोनों एक पार्टी है। मैं बीजेपी के और एमआईएम के नेताओं से कहूँगा कि जिन लोगों ने एमआईएम का समर्थन लिए, क्या आप उनको अपने पद से और अपने नगर सेवक पद से उनका राजीनामा लेंगे?
ये एमआईएम पार्टी और ख़ास तौर से असद अवैसी साहब जो अकोला में बहुत हमारे कांग्रेस के बारे में बोलकर गए, असद साहब से कहूँगा कि जैसा आप आपके 5 लोगों का राजीनामा मांगेंगे, नहीं तो कांग्रेस को देखो, कांग्रेस के कुछ लोगों ने गलती करी तो हमने 11 नगर सेवक का राजीनामा देके पार्टी से हकाल दिया। ये कांग्रेस है, नगर सेवक नहीं। हम तो मुख्यमंत्री के भी राजीनामे ले लेते हैं। आप आपके 5 नगर सेवक का राजीनामा लेकर बताओ अवैसी साहब, तब हम समझेंगे आप भाजपा के साथ में नहीं है। गोंडा में मुंबई डाइनिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन पूर्व सांसद बृजमोहन शरण सिंह ने किया। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है कि यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और बेहतरीन खाने की व्यवस्था भी है। रेस्टोरेंट संचालक असलन अली खान उर्फ सोनू ने बताया कि गोंडा में ऐसी सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने यह रेस्टोरेंट शुरू किया है। यह रेस्टोरेंट जयपुरिया स्कूल के पास स्थित है और यहाँ लजीज खाने का आनंद लिया जा सकता है। आज किसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है और किस जगह पे अपना परिचय दे? जी, मेरा नाम असलम अली खान है, सोनू, और ये गोंडा में फैज़ाबाद रोड, अयोध्या रोड है और नियर जयपुरिया स्कूल है, सेठ हमार जयपुरिया। मुंबई डाइनिंग के नाम से रेस्टोरेंट है और बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट है और डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह ताला सबसे बेहतर रेस्टोरेंट है और सारी फैसिलिटीज़ इसमें है, वेज नॉन वेज का, और इसमें सभी का अलग अलग वेटर, अलग अलग कारीगर हैं, यहाँ तक कि टेबल का भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सभी को। स्टार्टर से लेकर डिनर तक सब कुछ? स्टार्टर से लेकर डिनर तक है और चाइनीज़ का आइटम भी है, बाहर फास्ट फूड का भी आइटम है, सारी चीज़ का सेटअप किया गया है और बहुत ही वीआईपी सेटअप है। इसकी ओपनिंग किसके द्वारा की गई? माननीय श्री बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा की गई है, पूर्व सांसद गोंडा। क्या क्या फैसिलिटी है? कपल रूम वगैरह हैं और फैमिली रूम है और लेटिन बाथरूम लेडीज़ जेंट्स सब अलग अलग हैं। किचन बहुत बड़ा सेटअप है, कैमरे की सारी व्यवस्था है और एलसीडी है, तमाम चीज़ें हैं जो भी है। डाइनिंग की आपकी विशेष क्या रहेगी, यहाँ की विशेष डिश क्या रहेगी? मुंबई डाइनिंग की विशेष डिश है, एक है चाइनीज़ का भी बहुत अच्छा डिश है और दूसरा है हफ्ते में 2 बार चिकन का और मटन का एक अलग नान आता है और एक अलग दुबई का 1-2 प्रोडक्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त है। मुंबई डाइनिंग नाम रखने का क्या मतलब है इसका? मुंबई डाइनिंग रखने का मतलब ये है कि ये यूनिक नाम है और सभी धर्मों में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। सब नाम यूनिक नाम है, सभी को पसंद आना चाहिए। महाराष्ट्र के ऊंचेपुर गांव में शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गांव के लोग बार के लाइसेंस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार खुलने से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और समाज की सेहत खराब हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना उनकी परमिशन के बार को लाइसेंस दे दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बार को ऊंचेपुर से शिफ्ट करने की मांग भी की है। फिलहाल ग्रामीणों के विरोध के चलते बार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जी नाव ज्योति संजू हलामी येथे बार सुरू झालेले होते, पण आम्ही येथे आंदोलनला बसला आहोत. किती तारीख? 27 नोव्हेंबर पासून बसला आहोत. आतापासून कोणीतरी येथे पाहायला नाही आले आहे. आमच्या आमदारी नाही आले आहेत ना, ते काय म्हणते डॉक्टर साहेबगी नाही आले आहे सर. आम्ही बसला आहोत येथे 12-1 वाजता बसतो ना आम्ही रात्री. बियर बार बंद करण्याची मागणी आहे आमची. आता पासून काहीच नाही म्हणत आहेत ते. आता 2 महिना हो वाले आहे. नाम है राजेश अंबादे, ग्राम पंचायत सदस्य में ऊंचेपुर ग्राम पंचायत में। क्या विषय है तुम्हारे गांव के दारूबंदी का? हमारे दारूबंदी का विषय ऐसा है, यानी दारू बंद होना चाहिए। यहाँ पे हम 27 तारीख से बैठे हैं। हम उत्पादन के साहब के पास गए थे, दारूबंदी उत्पादन साहब के पास। उन्होंने बोले चुनाव लो, तो हमारा गढ़ ग्राम पंचायत पड़ता है, तो करके हम बोलते चुनाव नहीं लेते, हमारे को डायरेक्ट सस्पेंड होना। बार ओपन हुई किसकी है? ये नीलेश मंगलचंद साहू। कहाँ का है? ये गनुटोला। अच्छा, उसके बारे में ये आंदोलन किस तरह से और कब तक चलेगा आपका? अभी जब तक बार बंद नहीं होती, जब तक अभी हम अभी ऐसे नियोजन किए है गांव वाले कि अभी 2-4 दिन में नहीं देते हैं, तो हम आमरण उपोषण करने देवरी पहुंच रहे, देवरी तहसील ऑफिस में। बीकानेर ट्रेड फेयर के अंतिम दिन लोकराग फाउंडेशन की तरफ से आयोजित फैशन शो में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम विधायक
जेठानंद व्यास ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर ट्रेड फेयर के सहयोगियों का सम्मान भी किया गया, जिसमें बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी और सचिव संजय जैन शामिल थे। लोकराग फाउंडेशन के डायरेक्टर आनंद आचार्य ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की हुई एक बाइक सहित 40,000 रुपए नगद, चांदी के आभूषण और अवैध तमंचा बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया था। देर रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र में थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं मैसूजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश जो 25,000 रुपए का इनामिया था, दौलत खान, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे व निशानदेही से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा चोरी के करीब 40,000 रुपए तथा चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस बदमाश के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद गोंडा में विभिन्न दुकानों में और घरों में नकबजनी की घटना को कारित किया गया था, जिसके संबंध में थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस बदमाश के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद शाहजहांपुर में, जनपद रामपुर में तथा उत्तराखंड राज्य में करीब 7 मुकदमे गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।